हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर लर्न विद पीडिया पर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जिसने दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई तक हिला दिया। ये सोच केवल किताबों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि क्रांति का कारण बनी। कई देश की नीतियां बदली और आज भी दुनिया भर की बहसों के केंद्र में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्क्सवाद के बारे में। मार्क्सवाद यानी मार्क्सिज्म, ये वो विचारधारा है जिसने अमीर या गरीब, पूंजी, श्रम, शोषण या न्याय, इन सब को समझने का एक नया नज़रिया दिया है। तो चलिए जानते हैं कार्ल मार्क्स और उनके विचारों की यात्रा को, जिसने इतिहास को नई दिशा दी। मार्क्सिज्म होता क्या है, इसको हम कई स्टेप में समझेंगे, एक एक करके हम बात कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखें तो कई सारे स्टेप हैं। पहला तो हम बात करने वाले हैं इसके वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में। जीवन परिचय, उसकी कृतियाँ क्या कह रही हैं, मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत, मार्क्सवाद के विकास में लेनिन का योगदान क्या रहा है, मार्क्सवाद की माओ त्से तुंग द्वारा की गई व्याख्या, चीन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, मार्क्सवाद का मूल्यांकन, मार्क्सवाद अर्थात साम्यवाद और समाजवाद का अंतर। तो हम बेसिकली इतने सारे टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से इसके बनेंगे, जिनमें आज हम 4 हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक साम्यवाद, जीवन और कृतियाँ, मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत, मार्क्सवाद के विकास में लेनिन का योगदान, और उसके ये पहला पार्ट होगा आपका। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इसके हिस्से बारे में, मार्क्सवाद के माओ त्से तुंग द्वारा की गई व्याख्या, चीन के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, मार्क्सवाद का मूल्यांकन और मार्क्सवाद अर्थात साम्यवाद और समाजवाद का अंतर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, देखिएगा। कह रहा है कि मार्क्सवाद आधुनिक युग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा है। ये वास्तव में एक ऐसी राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था का नाम है जिसमें उत्पादन व वितरण के साधन समाज के हाथों में रहते हैं। देखिए, मैं जो पढ़ रहा हूँ, आप कॉपी कलम लीजिएगा और उसके शॉर्ट नोट अपने हिसाब से बनाते चलिएगा। जैसे इसमें मार्क्सवाद की परिभाषा को बताया गया है इस हिस्से में, इसको हम चेंज कर लेते हैं कलर एक बार। ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, बताया गया है इस हिस्से में एक ऐसी राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था का नाम है जिसमें उत्पादन व वितरण के साधन समाज के हाथों में रहते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिएगा परिभाषा के रूप में। जो विचारधारा आज मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है वह मार्क्स व एंगल्स, किसके बारे में, मार्क्स और एंगल्स की रचनाओं पर आधारित है। बाद में लेनिन, स्टालिन, माओ त्से तुंग और मार्शल टीटो ने इस विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मार्क्सवादी विचारकों में रोजा लग्जमबर्ग, ग्रामशी और ट्रॉट्स्की, ठीक है, ट्रॉट्स्की भी काफ़ी उल्लेखनीय है। इसमें जितने नाम दिए गए हैं, इन सभी नामों को आप लिख लीजिएगा। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट नाम हैं जो मार्क्सवाद के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है ना, इससे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से मार्क्सवाद के नाम नहीं हैं जो मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, और कौन कौन से हैं ऐसे, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 2-3 नाम हैं। ठीक है, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से तुंग, मार्शल टीटो, ठीक है, ग्रामशी, लग्जमबर्ग वगैरह वगैरह। ठीक है, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है, हम बात करते हैं हम वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में। वैज्ञानिक समाजवाद होता क्या है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म की संज्ञा दी जाती है। कारण यह है कि इन विद्वानों ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके समाजवाद को एक आंदोलन के रूप में खड़ा किया। इनसे पहले के समाजवादियों जैसे फोरियर व रॉबर्ट ओवेन के विचारों में कोई क्रम और व्यवस्था नहीं थी। समाजवाद एक स्पष्ट विचारधारा और आंदोलन का रूप
कार्ल मार्क्स व एंगल्स ने ही दिया है। तो ये थोड़ा यहाँ से यहाँ तक लिखने वाली बातें हैं, ठीक है। उनके ग्रंथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। साम्यवादी घोषणा पत्र, इसके बारे में बताया गया है। तो किसकी मैनिफेस्टो, किसकी ग्रंथ है ये? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। बेसिकली कार्ल मार्क्स के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ते हैं कि क्या कहा गया आखिर में, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के विषय में सेवाइन लिखता है कि आज तक जितने भी क्रांतिकारी ग्रंथ लिखे गए हैं या उसमें सबसे ज़्यादा क्रांतिवादी रचना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सेवाइन लिखता है, कौन लिखता है? सेवाइन लिखता है। क्या लिखता है? आज तक जितने भी क्रांतिकारी ग्रंथ लिखे गए हैं यह उन सब में सबसे ज़्यादा क्रांतिवादी रचना है। किसके बारे में करता है? किसके बारे में करता है? जो मैनिफेस्टो बना ना, उसके बारे में बता रहा होता है, ठीक है। अब इनके जीवन परिचय और कृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म पूछता है 1818 में जर्मन के एक प्रदेश राइनलैंड में हुआ था। उसने इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र का गहन अध्ययन किया। 23 वर्ष की आयु में ही उसने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिल गई। 1843 में उसने अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण जर्मनी छोड़ना पड़ा और वह पेरिस चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात कहाँ हुई? किससे हुई? एंगल्स से हुई और यह मुलाकात अस्थायी मित्रता में बदल गई। 1847 में मार्क्सवाद और एंगल्स ने कम्युनिस्ट लीग की स्थापना की। कब की? 1847 में मार्क्सवाद और एंगल्स ने कम्युनिस्ट लीग की स्थापना की। उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा तैयार करने को कहा गया, ठीक है। उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने को कहा गया ताकि दुनिया के समक्ष कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम स्पष्टता से रखा जाए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उस युग का प्रमुख दस्तावेज था जो 1848 से प्रकाशित हुआ। ये पूछेगा क्वेश्चन कि दस्तावेज 1848 से प्रकाशित हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? 1848 से प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया? तो कार्ल मार्क्स ने प्रकाशित किया। 1828 में जो उसका जन्म हुआ था, राइनलैंड में उसका जन्म हुआ। 23 वर्ष की अवस्था में उसने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिल गई उसको। फिर वो फ्रांस चला गया वगैरह वगैरह, ठीक है। कार्ल मार्क्स की अन्य महत्वपूर्ण जो कृति है, इसको भी ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप लिख लीजिएगा। पूंजी, द कैपिटल, एक ये है। अगला है एंगल्स का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था परिवार, निजी संपत्ति एवं राज्य का उदय, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आगे बात करते हैं मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत। किस सिद्धांत में मार्क्सवाद काम कर रहा था? उसकी मूलभूत सिद्धांत क्या थे? बिना इसको जाने तो हम मार्क्सवाद को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत क्या थे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्स और एंगल्स की कृतियां के आधार पर मार्क्सवाद के निम्नलिखित सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या कहता है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स के अनुसार विकास का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है। कैसे? विकास दो विरोधी शक्तियों के द्वंद्व या संघर्ष का परिणाम है। मार्क्स कहता है कि जब दो विरोधी शक्तियां आपस में मिलती हैं तो कोई ना कुछ नया वर्जन होता है, वो विकास के रूप में प्रभावित होता है, प्रकाशित होता है। अभिप्राय यह है कि जब दो परस्पर विरोधी शक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो एक नई परिस्थिति को जन्म मिलता है। इस नई परिस्थिति को हम विकास कहते हैं। इस प्रक्रिया को इन विद्वानों ने 3 शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश की: वाद, प्रतिवाद तथा संवाद, सिंथेसिस। उदाहरण के लिए पूंजीवाद को हम वाद कहेंगे,
श्रमिकों को प्रतिवाद और पूंजीपतियों और श्रमिकों के हित पर परस्पर विरोधी होते हैं। उनके बीच मेल मिलाप संभव नहीं है। इन दोनों के बीच द्वंद्व यानी संघर्ष चलता रहता है। अंत में श्रमिकों की जीत होती है तथा एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। श्रमिकों की जीत के बाद श्रमिकों की तानाशाही कायम होगी तथा उसके बाद धीरे धीरे वर्गभेद समाप्त हो जाएंगे। अंत में राज्य संस्था का भी लोप हो जाएगा तथा एक नए समाज की स्थापना होगी और यह नया समाज होगा संवाद। क्या होगा नया समाज? संवाद। संवाद कहलाएगा। ठीक। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए मार्क्स और एंगल्स ने कई उदाहरण दिए हैं। पहले तो उदाहरण दे दिया श्रमिक और पूंजीपति का। ठीक है। उन्होंने कहा कि एक बाली जो होती है, ठीक है, का दाना यदि उपयुक्त मिट्टी में डाल दिया जाए तो दाना नष्ट हो जाएगा। दाना तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे अंकुर निकलता है जो बढ़कर पौधा बन जाता है। इस उपमा के अंतर्गत जौ के दाने को वाद और मिट्टी के दाने को प्रतिवाद बतलाया गया है। इन दोनों के संघर्ष से एक अंकुर फूटता है जिसे हम संवाद कहते हैं। ये अंकुर पौधा बनता है और बाद में ये पौधा सूखकर हमें फिर से कई दाने उपलब्ध हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि संवाद पुनः वाद का रूप धारण कर लेता है। क्या करता है? संवाद पुनः वाद का ही रूप धारण कर लेता है। वाद से संवाद, फिर संवाद से वाद। कार्ल मार्क्स के अनुसार हर युग में विकास इसी तरह आंतरिक विरोध द्वारा होता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि हर बार विकास इन्हीं आंतरिक विरोधों द्वारा ही होता है। कहता है कि पूंजीवाद से पहले सामंतवाद का युग था और उससे पहले सामाजिक दासता का युग था। पूंजीवाद के बाद समाजवाद यानी साम्यवाद आता है। साम्यवाद की स्थापना के बाद समाज वर्ग विहीन ठीक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार हर युग में विकास इसी तरह आंतरिक विरोध द्वारा ही होता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि हर बार विरोध जो है आंतरिक विकास के द्वारा ही होता है। ठीक है। पूंजीवाद से पहले सामंतवाद का युग था। पूंजीवाद से पहले सामंतवाद का युग था तथा उससे पहले सामाजिक दासता का युग था। पूंजीवाद के बाद समाजवाद यानी साम्यवाद आता है। साम्यवाद की स्थापना के बाद समाज वर्गहीन बन जाता है, इसलिए आगे संघर्ष या परिवर्तन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये बात उन्होंने बताया। फिर दूसरा चर्चा करता है इतिहास की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। जो मार्क्स था वो इतिहास की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करता है। कहता है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार सभी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों के कारण होते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है। भौतिक परिस्थितियों से उनका अभिप्राय यह है कि उत्पादन और वितरण की प्रणाली, जिस युग में उत्पादन की जैसी प्रणाली होगी उस युग में वैसी ही सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था होगी। जिस प्रकार से उत्पादन होगा और उसी प्रकार से उसका राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था होगी। यदि उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार है तो शिक्षा, धर्म, राजनीति और न्याय व्यवस्था पर भी उन्हीं का नियंत्रण होगा। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही बात बता रहा है। इस प्रकार यदि उत्पादन के साधन पूंजीपतियों के हाथ में हैं तो राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी उन्हीं का अधिकार कायम हो जाएगा। जब उत्पादन के साधन श्रमिकों, किसानों व आम जनता के हाथों में आ जाते हैं तो शिक्षा, कानून व न्याय संबंधी धारणाएं भी बदल जाती हैं। उस स्थिति में कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति और कानून ये सब समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार जितनी भी क्रांतियाँ, परिवर्तन या युद्ध हुए हैं उनके पीछे आर्थिक या भौतिक तत्वों का हाथ रहा है।
ये महत्वपूर्ण चीज़ बताया कि अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनके पीछे आर्थिक विकास, आर्थिक या भौतिक तत्व रहे हैं। जैसे देखो अभी इंडिया और अमेरिका की बात करें तो टैरिफ की बात चल रही है। जहाँ भी देखो वहाँ पे बेसिकली क्या है, पूंजी की ही बात हो रही है, आर्थिक बात ही हो रही है, ठीक है ना। अब अगला बात कहता है कि भौतिक तत्वों का हाथ रहा है। इंग्लैंड में सम्राट और संसद की लड़ाई, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, ये सब आर्थिक परिस्थितियों के ही परिणाम थे। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि क्या क्या अगर ऐसा रहा है तो इसके क्या क्या परिणाम हुए हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास को कुल 6 युगों में बांटा है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, ये नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं। आदिम साम्यवादी, दासता का युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, श्रमिकों की तानाशाही तथा साम्यवादी युग। ठीक है, कौन कौन से हैं ये नोट डाउन कर लेना। आदिम साम्यवादी युग, दासता का युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, श्रमिकों की तानाशाही और साम्यवादी युग। इनमें से प्रत्येक युग की अपनी कुछ भौतिक विशेषताएं रही हैं। उदाहरण के लिए आदिम साम्यवादी युग में शोषण के लिए कोई स्थान नहीं था ही नहीं। आदिम साम्यवादी में शोषण के लिए कोई स्थान नहीं था। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, फल फूल, मछली, सरोवर, पशु पक्षी पर सबका साझा अधिकार था। ये साम्यवादी विचारधारा की बात है। कुछ समय पश्चात खेतीबाड़ी का युग आया जिसमें दास वर्ग को जन्म दिया गया। इसके परिश्रम से खेतों के मालिक बिना कुछ किए मौज का जीवन बिताते थे। ये हो गया अगला वर्ग जिसमें खेतीबाड़ी की बात की जा रही है, ठीक है, जिसको हम दासता का युग बात करते हैं। आदिम साम्यवादी, फिर दासता का युग, खेतीबाड़ी का युग। सामंतवादी युग क्या था? जिसमें समाज 2 प्रमुख वर्गों में बटा हुआ था, सामंती वर्ग और कृषिदास। ये 2 हो गया इसके बारे में। चौथा युग पूंजीवादी का युग था। इसमें समाज पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग इन 2 वर्गों में बट गया था। इन दोनों वर्गों के संघर्ष से एक क्रांति होगी जिसके फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कायम हो जाएगी। सर्वहारा वर्ग के बारे में इस बार 2024 वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे वर्ग समाप्त हो जाएगा, समाज साम्यवादी युग में प्रवेश करेगा और नया आदर्श समाज न केवल वर्गहीन होगा बल्कि राज्य विहीन भी होगा। कितने स्पष्ट शब्दों में इसने समझा दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भी, श्रमिकों की तानाशाही बची हुई है। फिर अतिरिक्त मूल सिद्धांत के बारे में उसने बात की है। उसने कहा है कि जो और सरप्लस वैल्यू रहे हैं थ्योरी के, 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकार्डो को ध्यान रखना ने ये कहा था। ये सब नाम पूछे जा चुके हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखोगे तो ये सब नाम उसमें मिलेंगे आपको, अर्थशास्त्री रिकार्डो वगैरह। कहा था कि किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस श्रम के आधार पर होता है जो उसके उत्पादन के लिए किया जाता है। कार्ल मार्क्स ने इस विचार पर सहमति प्रकट की। उसने इस सिद्धांत में यह बात और जोड़ दी कि प्रत्येक श्रमिक अतिरिक्त मूल्य का निर्माण कर रहा है। दूसरे शब्दों में, मजदूर की मजदूरी उस वस्तु के मूल्य से बहुत कम होती है। ये क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट में आया था, ये स्टेटमेंट में ये लाइन लिखा हुआ था, ठीक है, जिसका कि उसने निर्माण किया है। इस प्रकार यदि वह 50 रुपये मूल्य की वस्तु बनाता है तो उसे मजदूरी के रूप में सिर्फ 15 या 20 रुपये ही मिलते हैं।
अब एक नया स्टेटमेंट है, ध्यान सुनिएगा। वस्तु के मूल्य में से मजदूरों की मजदूरी निकालने के बाद जो बचता है वह अतिरिक्त मूल्य है जिसे मालिक या पूंजीपति हड़प जाता है। ठीक है। अगला लाइन कहता है कि इस प्रकार श्रमिकों का शोषण चलता रहता है। पूंजीपति तो विलासिता का जीवन बिताते हैं, पर मजदूरों को सिर छिपाने के लिए झोपड़ी तक नहीं मिलती। मतलब अगर कोई वस्तु जो बनाई जाती है तो मजदूर की जो मजदूरी होती है ना, उसको वही मिल पाती है, मजदूरी मिल गई। बाकी के जो बचे वैल्यू होते हैं, मतलब किसी भी वस्तु को बनाने में अगर 100 रुपये का खर्चा आता है, मजदूर की मजदूरी उसमें से 20 रुपये निकाल दिया जाए, बचा 80 रुपये, तो वो पूरा 80 रुपये किसके पास होता है? पूंजीपति के पास होता है। ठीक है। तो ये होती है पूंजीपति के पास की गई पैसे होते हैं। तो मजदूर को कितना मिला? सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये मिला उसकी मजदूरी। ठीक है ना। तो वही कहता है कि पूंजीपति तो इस प्रकार श्रमिकों का शोषण चलता रहता है और पूंजीपति तो विलासिता का जीवन बिताते हैं, पर मजदूरों का सिर छिपाने के लिए झोपड़ी तक नहीं मिलती। ये कार्ल मार्क्स है अपने पुत्र जेनी के साथ, हमें क्या लेना देना। आगे बढ़ते हैं, होंगे। हाँ देख लो एक बार चेहरा देख लो, ये इनकी पुत्री है और नैनी क्या है? नैनी नहीं, जेनी, और ये कार्ल मार्क्स। ठीक है। चलो अगला है, कह रहा है कि अलगाव या परायेपन का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्तमान पूंजीवाद युग ने अलगाव या परायेपन की भावना को जन्म दे दिया। कैसे जन्म दे दिया? परायेपन का अर्थ यह है कि जिस वस्तु को मजदूर बना रहा है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, उल्टा उससे उनकी हानि हो रही है। वे गरीब बनते जा रहे हैं जबकि पूंजीपति उनके खून पसीने की कमाई पर फल फूल रहे हैं। मतलब गरीबों का शोषण होता जा रहा है। ये अलगाव और परायापन के सिद्धांत के बारे में बताता है। कैसे? कि कार्ल मार्क्स कहता है कि वर्तमान पूंजीवाद युग ने अलगाव या परायापन की भावना को जन्म दे दिया। कैसे दिया? कि कह रहा है कि परायापन का अर्थ है कि जिस वस्तु को मजदूर बनाता है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है, उल्टा उसकी हानि हो रही होती है। वे गरीब बनता जा रहा है और पूंजीपति उनके खून पसीने की कमाई पर फल फूल रहे हैं। श्रमिक न केवल अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं से अलग थलग होता जा रहा है, बल्कि वह अपने संगी साथियों से भी कट सा गया है। वह सिर्फ मशीन व पुर्जा बनकर रह गया है। उसे ना अपने काम में कोई रुचि है और ना ही उसके लिए जीवन में कोई दिलचस्पी रह गई। चारों ओर आपाधापी मची है। जब तक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती है तब तक यही स्थिति रहेगी। ये पूंजीवादी के बारे में साम्यवाद जो है वो स्पष्ट कर रहा है कि पूंजीवादी स्थिति में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में बता रहा है। और कह रहा है कि यदि जब तक साम्यवाद नहीं आएगा ना तब तक ऐसी आपाधापी मची रहेगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है। ठीक है। साम्यवादी व्यवस्था में ही व्यक्ति समाज के प्रति कोई लगाव महसूस कर सकता है। फिर कहता है पूंजीवादी की समीक्षा करते हुए बताता है, मार्क्स पूंजीवादी की समीक्षा करते हुए बात करता है, कह रहा है कि दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत उसके द्वारा दी गई पूंजीवाद की समीक्षा या समालोचना है। पूंजीवादी की समीक्षा के बारे में बोलता है कि मार्क्सवाद के दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसके द्वारा पूंजीवाद की समीक्षा या समालोचना है। उसने पूंजीवाद के कई दोष या आंतरिक विरोध गिनाए हैं। क्या गिनाए हैं? जिसकी वजह से पूंजीवाद का विनाश अनिवार्य है। अब क्या क्या बात बताया उसने, ये देखना जरा, बहुत इंटरेस्टिंग बात उसने बताई है। कह रहा है पहली बात तो यह है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का उद्योग धंधों पर एकाधिकार कायम हो जाने के कारण छोटे मोटे उद्योगपतियों के धंधे चौपट हो जाते हैं। धीरे धीरे छोटे उद्योगपति भी सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जाएंगे। सर्वहारा वर्ग क्या है आप पीछे देख लीजिएगा।
अभी जस्ट इसी के बाद पहले वाले पॉइंट में बताया हूँ मैंने। इस प्रकार पूंजीपतियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाती है और श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाती है। इससे क्रांति की संभावना बढ़ गई है। दूसरे, बड़े नगरों में हजारों लाखों की संख्या में मजदूर रहते हैं और वे अपनी पीड़ा और तकलीफ से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे उनकी वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस उग्र हो जाती है। उनको पता हो जाता है एक्चुअल में। ठीक है, अब कहता है कि तीसरा, पहला क्या था? पहली बात थी कि बड़े बड़े उद्योगपति का उद्योग धंधों पर अधिकार का कायम हो जाने के कारण छोटे छोटे उद्योगपति धंधे चौपट हो जाते हैं। धीरे धीरे छोटे उद्योगपति भी सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार पूंजीपतियों की संख्या दिन पर दिन घटती जाएगी और श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये पहली बात। दूसरी बात, बड़े बड़े नगरों में हजारों लाखों की संख्या में मजदूर रहते हैं। वे अपनी पीड़ा और तकलीफ से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं, जिससे उनकी वर्ग चेतना, जो परेशानी है, दुख दुविधा परेशानी, उससे वो परिचित हो जाते हैं और वो एक संघर्ष का रूप लेना शुरू कर देती है। तीसरे में वो बताएगा, यातायात और संचार साधनों का विकास हो जाने के कारण एक शहर में रहने वाले मजदूरों को ये मौका मिल जाता है कि वे अन्य नगरों में निवास करने वाले मजदूरों से संपर्क स्थापित कर सकें। इससे श्रमिकों का संगठन ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। चौथे में, वितरण प्रणाली दोषयुक्त होने के कारण अधिकांश धन पूंजीपतियों के पास एकत्रित होता जाता है। आम लोगों के पास जीवन निर्वाह के करने भर या उससे भी कम चीज़ें होती हैं। अब पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के कष्टों का कोई अंत नहीं है। पूंजीवादी के इस अंतर विरोधों के कारण पूंजीवाद का विरोध अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, पूंजीवादी के अंतर विरोधों के कारण पूंजीवादी का विनाश शुरू हो जाता है। उसने 4 स्टेप बताए हैं। चारों स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक सेकंड, क्या हो गया? ठीक है, अब वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब इसने वर्ग संघर्ष के बारे में बताया है। सिद्धांत क्या संघर्ष होता है, उद्योग कैसे पूंजीपति खत्म हो जाएंगे और कैसे जो है एक शोषित वर्ग, जिसको श्रमिक वर्ग बताया गया है, वो धीरे धीरे उसको जो सिद्धांत बताया है ना उन्होंने, उस सिद्धांत के हिसाब से कैसे वर्ग इकट्ठा हो जाएगा और वो क्रांति के लिए उतर आएगा और पूंजीपतियों का समाप्ता कहानी टाटा फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखना, कह रहा है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसमें क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ द क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स के शब्दों में वर्ग संघर्ष का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव जाति का इतिहास है। ओहो, दासता के युग में, सामंती युग में और पूंजीवादी युग में सदैव 2 वर्ग रहे। एक वर्ग वह जिसके हाथों में उत्पादन के सभी साधन होते हैं और दूसरे वह जिसका कि शोषण किया जाता है। इस प्रकार समाज 2 विरोधी वर्गों में बटा हुआ है, एक साधन संपन्न वर्ग और दूसरा साधन विहीन वर्ग। समाज एक छोटा सा वर्ग यदि आम जनता का शोषण करे तो संघर्ष होना स्वाभाविक ही है। समाज का एक छोटा सा वर्ग यदि आम जनता का भी शोषण करे तो संघर्ष होना स्वाभाविक है। कार्ल मार्क्स के मतानुसार आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश होना अनिवार्य है। फिर उसने बताया इसी बात को। अब कैसे हो जाएगा? सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिकों व किसानों के पास इनके अलावा और कोई चारा नहीं होता कि वो क्रांति करें, कि वे क्रांति करके उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमा कर लें। पूंजीवादी विनाश की ओर अवश्य जा रहा है, परंतु क्रांति लाने के लिए समाज के बुद्धिशील वर्ग को श्रमिकों का नेतृत्व करना पड़ेगा। श्रमिक यूनियनों का नेतृत्व करके ये लोग निरंतर श्रमिकों को खुले संघर्ष के लिए उकसाते रहेंगे। कभी हड़ताल कराएंगे तो कभी तोड़फोड़।
अंत में वह स्थिति आ जाएगी कि श्रमिक वर्ग क्रांति करके उत्पादन के साधनों पर अपना कब्जा जमा ले और पूंजीवाद को समाप्त कर दे। ठीक है। अब क्रांति के स्वरूप के विषय में कार्ल मार्क्स ने हठवादी, डॉगमैटिक, जिसको अड़ियल बोलते हैं, नहीं था। कार्ल मार्क्स इसके विषय में नहीं था कि वो जो है क्रांति ही करे। 1872 में क्या हुआ, अपने भाषण में उसने ये कहा था कि हम, ये लिखना, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, हम ये जानते हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, शायद हॉलैंड की गिनती भी इन्हीं राष्ट्रों में की जा सकती है, जहां मजदूर शांतिपूर्ण उपायों से अपने लक्ष्य की सिद्धि में कामयाब हो सकते हैं, परंतु सभी राष्ट्र ऐसे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, संवैधानिक तरीकों से भी साम्यवाद लाया जा सकता है, पर लेनिन एंट्री कर जाता है यहीं पे। लेनिन ने 1917 में ये स्पष्ट कर दिया था कि हिंसक क्रांति के बिना श्रमिकों की मुक्ति संभव नहीं है। किसने कहा था इस बात को? लेनिन। साम्यवाद को क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाने लगा। ठीक है, क्या कहा जाने लगा? साम्यवाद को क्रांतिकारी समाजवाद कहा जाने लगा। ठीक है। अब अगला क्या कहता है? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। अब क्रांति होगा, पूंजीवादी खत्म हो जाएगी, फिर अगला स्टेप होगा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही शुरू हो जाएगा। अब देखना इसमें क्रांति के तुरंत बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कायम हो जाएगी। यह वर्ग, विशेषकर श्रमिक वर्ग, अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग करेगा ताकि पूर्ववर्ती शासकों के दलाल उनसे सत्ता न छीन ले। मार्क्सवाद और एंगल्स ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के कुछ लक्षण बताए हैं, वो सुनिएगा क्या क्या लक्षण होंगे उसमें जब सर्वहारा वर्ग की तानाशाही शुरू होगी। तो पहला बताया कि संपूर्ण राजनीतिक सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ जाएगी। अब सभी पदाधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे तथा सेना व पुलिस में केवल वे व्यक्ति रखे जाएंगे जो साम्यवादी विचार के हैं। दूसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। बिजली, रेलवे, कल कारखानों पर राज्य का अधिकार कायम हो जाएगा तथा बड़े बड़े कृषि फार्म भी राज्य के हाथों में ही आ जाएंगे। तीसरा, सब लोगों को काम करना पड़ेगा, जो काम नहीं करेगा उसे खाना भी नहीं दिया जाएगा। ही दैट विल नॉट वर्क शैल नॉट ईट। चौथा, उसने बताया क्रांति के शत्रुओं को नष्ट करके लोग अपनी सत्ता को मजबूत करेंगे। पूंजीवादियों और उन सभी लोगों को सफाया किया जाएगा जो फिर से पूंजीवादी लाना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रूस और चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद बहुत से लोगों प्राणदंड मिला और हजारों लोगों ने अपने आप देश छोड़कर भाग निकले। अगला है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के दौरान भाषण और विचारों की स्वतंत्रता कठोरता पूर्वक काट छाट दी जाएगी। मजहब को मार्क्सवादियों ने अफीम कहा है। क्या कहा है? जो मजहब है उसको मार्क्सवादियों ने अफीम कहा है। साम्यवाद सभी प्रकार के मजहबों का विरोध करती है। पूंजीपतियों ने आम जनता को मजहब की अफीम खिलाकर एक ऐसा अंधा बना दिया कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई न लड़ सकें। रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और चीन में साम्यवादी सरकारों ने मजहब की सत्ता पर कठोर आघात किया। ठीक है, ये रही है स्थिति। अब अगला आता है नवीन आदर्श।
अब देखना इसमें क्या क्या, क्रांति हो गया, तानाशाही उनकी हो चुकी है। अब क्या होगा उसके आगे, अब होगा नवीन आदर्श समाज, यानी वर्गहीन राज्यहीन समाज का उदय होगा। द न्यू आइडियल सोसाइटी एज इट इज द इमरजेंस ऑफ द क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। मार्क्स और एंगल्स के मतानुसार क्रांति के तुरंत बाद सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही स्थापित होगी वह केवल संक्रमणकालीन व्यवस्था है। अभिप्राय यह है कि जब वह पूंजीवाद और पूर्ण साम्यवाद के बीच की व्यवस्था होती है। क्या है कि मार्क्स और एंगल्स के मतानुसार क्रांति के तुरंत बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी, वह केवल संक्रमणकालीन व्यवस्था है। अभिप्राय यह है कि पूंजीवाद और पूर्ण साम्यवाद के बीच की व्यवस्था होती है, जिसको हम बोलते हैं सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही होती है वो क्या होती है, पूंजीवादी और साम्यवाद के बीच की व्यवस्था होती है। लेनिन के शब्दों में वह मृतप्राय पूंजीवाद और उदीयमान साम्यवाद के बीच के संघर्ष का काल होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द मोरिबंड कैपिटलिज्म एंड नेसेंस्ड कम्युनिज्म। साम्यवाद तो तब आ जाएगा जब न वर्ग होंगे न राज्य होंगे। उस स्थिति में सभी लोग सामान्य हितों की भावना से काम करेंगे तथा ऐसे समाज का विकास होगा जिसमें लोग बिना दबाव या दमन के अपने आप कर्तव्यों का पालन करेंगे। ये बता दिया उसने। अब मार्क्स के अनुसार राज्य संस्था तो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को बलपूर्वक दबाए रखने का साधन या यंत्र है। मार्क्स कहता है कि राज्य जो होता है, संस्था तो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को बलपूर्वक दबाए रखने का साधन मात्र यंत्र है। राज्य का काम सत्ताधारी वर्ग की संपत्ति और उसके अधिकारों की रक्षा करना है। जब तक समाज वर्ग भेद रहेगा तब तक राज्य का अस्तित्व भी बना रहेगा। ये बात ध्यान रखना, वर्ग भेद अगर है तो राज्य का अस्तित्व बना रहेगा। जैसे राहुल गांधी आज कहता नहीं कि हमें जातिगत जनगणना चाहिए, तो इसीलिए कह रहा है। बाकी मैं क्या कह रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वर्ग भेद मिट जाएंगे और राज्य व सरकार भी मिट जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, चूँकि तब किसी वर्ग को दबाने या कुचलने की जरूरत नहीं रहेगी। साम्यवादी व्यवस्था वर्गहीन व राज्यहीन होगी। संक्रमण काल बीत जाने पर राज्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। संक्रमण काल के दौरान लोगों को उतना वेतन मिलता है जितना कि उन्होंने काम किया है, किंतु पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था में सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन मजदूरी मिलेगी। कार्ल मार्क्स के शब्दों में ये इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना होगा और उसे आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीडनेस। ठीक है, फिर अगला है मार्क्सवाद में लेनिन का योगदान। तो इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये था आपके नेक्स्ट पार्ट का हिस्सा, पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमने बात कर ली, हमने कहाँ तक बात करना था इसके पहले तक। ठीक है, तो हमने इसको देख लिया। अब एक बार हम देख लेते हैं कहाँ तक पढ़ लिया हमने ये। अब हम इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बड़ी बोरिंग हो जाती है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। ठीक है, तो
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप हमारे चैनल पर आए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मार्क्सवाद हमें सिर्फ अर्थव्यवस्था समझाने का तरीका ही नहीं देता है, बल्कि समाज के बदलाव की एक दिशा भी दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जब तक वर्गों में असमानता रहेगी तब तक संघर्ष चलता रहेगा। आज चाहे परिस्थितियाँ बदल गई हों, लेकिन शोषण और समानता की बहस अभी भी जिंदा है। और यही बताता है कि मार्क्सवाद सिर्फ इतिहास की चीज़ नहीं है, बल्कि आज के समय की ज़रूरत भी है। अब सवाल ये है कि क्या हम मार्क्सवाद को केवल सिद्धांत की तरह पढ़ेंगे या इसे समाज सुधार के औजार की तरह समझेंगे। बाकी ठीक है, इस वीडियो को सिर्फ देखना है और इम्पॉर्टेंट नोट्स छोटे छोटे बनाते रहने हैं। एक बार दो बार देखेंगे और पूरा चैप्टर आपको ध्यान में समझ आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस चैनल पे आए, पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। चलो ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत।